हाँ देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है उसमें दो तरह से होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद एसाइलेशन पढ़ेंगे, है ना। एल्काइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन किसी एल्काइल क्लोराइड के साथ कराते हैं और इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो एनाइड्रस AlCl3 लिया जाता है और इसमें बनता क्या है, एल्किल बेंजीन बन जाता है। मतलब एल्काइल ग्रुप जो रिंग से कनेक्ट होके एल्किल बेंजीन बनाता है प्लस HCl, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसमें देखो एक बार रीड कर लीजिए इसको। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड with alkyl halide and acid halide or anhydride respectively in presence of metal halide। कोई ना कोई बेटा इसमें लुईस एसिड की प्रेजेंस लेनी होती है और इफेक्टिव लुईस एसिड होता है वो यही होता है ना, एनाइड्रस AlCl3। अच्छा हो गए थे, ओके ओके। तो जल्दी से इसको एक बार रीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें आपका एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे ले लिया जाता है एज ए लुईस एसिड और आपका एल्किल बेंजीन, एल्किल ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन एथिल क्लोराइड से कराया है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, एथिल बेंजीन, ठीक है ना। सो यहाँ पे एसाइलेशन से क्या मतलब है? एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप की एंट्री होती है ना। जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप की एंट्री करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल देते हैं। लेकिन एसाइलेशन में एसिल ग्रुप की एंट्री होती है, RCO ग्रुप जो होता है ना वो बेंजीन से कनेक्ट हो जाता है, उस केस में उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लुईस एसिड बताए हैं। कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुईस एसिड इज एनाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे कॉमन लुईस एसिड होता है वो बेटा एनाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। which gives good yield but several other have been also used including proton acid, है ना। कुछ इसके अलावा भी एसिड यूज कर सकते हैं। प्रोटॉन एसिड की बात कर रहा है वो, मतलब ऐसे एसिड जिनके पास अपना क्या हो, प्रोटॉन H+ है। जैसे HF कई बार आपको AlCl3 नहीं लिख के देगा, वो एरो के ऊपर HF लिख के दे देगा, तो भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन देके सेम वही मैकेनिज्म प्रोसीड करा देगा। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड HF-BF3, है ना। तो इनको भी याद रखिएगा कि ये एसिड भी लिए जा सकते हैं इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, फिर एक इसमें ऑर्डर की बात कर रही है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द कैटलिस्ट, है ना। इन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बताया कि सबसे ज्यादा जो फास्ट रेट होता है, अगर हम लोग इसको ले लें AlBr3 एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, तो सबसे फास्ट रेट से होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में AlCl3 है, थर्ड नंबर में FeCl3 है, SbCl5, SnCl4, BCl3, ठीक है। देखिए उसमें जनरल ऑर्डर भी बताया हुआ है कि इन जो लुईस एसिड है इनका भी अपना रिलेटिव ऑर्डर है और सबसे इसमें ज्यादा फास्ट रेट से जो कराता है फ्रीडल का वो AlBr3 कराता है, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट कॉमन, अच्छा AlBr3 थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं है, इजिली अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए जो आसानी से मिल जाता है चीपर है वो AlCl3 है। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल में ये वाला यूज करते हैं हम लोग, है ना, सबसे ज्यादा इसी को मोस्ट कॉमन बोला जाता है। बाकी मैकेनिज्म में तो बहुत सिंपल है कि पहले AlCl3 किससे रिएक्ट करेगा, मेथिल क्लोराइड से। पहले यहाँ पे वही होगा, पोलराइजेशन टाइप का होगा कि एल्युमिनियम आपका मेथिल को पोलराइज करेगा और यहाँ पे मेथिल पे क्या लगेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अगले स्टेप में वो बना देगा R+, ठीक है, जिसको क्या कार्बोकेटायन, ठीक है। और कार्बोकेटायन जो होगा वो रीअरेंजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में कर जाता है रीअरेंजमेंट, तो देख लेना चाहिए, ठीक है। और जब वो रीअरेंज होकर स्टेबल हो जाएगा तब उसमें बेंजीन रिंग अटैक करके ये आपका क्या बन जाएगा,
पहले वो आर्नियम आयन बनेगा और फिर वो AlCl4 जो होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और फिर से रिंग में पाई बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, क्लियर। बेंजीन रिंग, बेंजीन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, है? अब इसमें हाँ कुछ लिमिटेशन है, जैसे फिनॉल वगैरह कुछ बहुत एक्टिवेटर रिंग जो होती है ना वो फिडल का रिएक्शन नहीं देती है ना। तो बहुत एक्टिवेटर रिंग भी नहीं देती है और बहुत डीएक्टिवेटर रिंग भी नहीं देती, जैसे नाइट्रो रिंग है ना, बहुत डीएक्टिवेटर रिंग होती है तो वो भी नहीं देती, तो कुछ लिमिटेशन भी अभी पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें तो कुछ क्वेश्चन करे थे हम लोग ना, ये वाला आपने कर लिया था, ये वाला भी आपने कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, है ना, 4 एग्जाम्पल कर लिए। तो फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल से बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, देखो बेंजीन, एग्जांपल नंबर 5 देखिए, बेंजीन लिया जा रहा है और बेंजीन बेटा एक्सेस में लिया जा रहा है, ठीक है, और रिएक्शन करा जा रहा है CH2Cl2, मतलब हाइड्रोजन डाइक्लोरोमेथेन बोल सकते हैं इसको आप, है ना, इसका नाम लिख सकते हैं आप डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉसिबिलिटी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले बेटा देखो इसमें 2 Cl है तो इसका एक Cl पहले कौन लेके भागेगा, Al से, ठीक है, और वो बना देगा कार्बोटाइन, है ना। तो अगर थोड़ा सा मैक्रीज वाइज अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसकी मैक्रीज लिख लेना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें पहले स्टेप में क्या होगा कि इसका जो एक Cl है वो AlCl3 लेके जाएगा, ठीक है, और ये बना देगा आपका AlCl4 माइनस, ठीक है, इससे आपका कार्बोकटाइन ये बन जाएगा CH2 प्लस Cl, ठीक है, क्लियर। अब बेंजीन रिंग इस कार्बोकटाइन पे क्या करेगी, अटैक कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका CH2Cl, ठीक है, ये बेंजीन हो गई और इसके साथ कनेक्ट हो गया CH2 और इसके साथ एक Cl, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बेंजीन की जो एक्सेस लिख रखा है, मतलब अभी एक बार फिडरक्राफ्ट वो और कराना चाह रहा है क्योंकि अभी एक Cl बाकी है ना, ठीक है। अब इसमें अगले स्टेप में फिर से अगेन AlCl3 का जो दूसरा मोल होगा वो इस क्लोरीन को रिमूव करा देगा, ठीक है ना। अब ये जब क्लोरीन निकलेगा तो बेटा एक कार्बोकटाइन और बन जाएगा। अब ये कार्बोकटाइन इस तरह का बन गया, देखो इस CH2 पे क्या आ गया पॉजिटिव, और अच्छा ये कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल भी है ना, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन है ना, पहले वाले से बहुत अच्छा है, स्टेबल है। तो अब ये कार्बोकटाइन फिर से दूसरी बेंजीन रिंग, क्योंकि वो एक्सेस में है, हाँ दूसरी बेंजीन रिंग जो है ना सेकंड मोल उसका, तो उसका जो सेकंड मोल है अब वो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफिलिक रिंग है ना, और अब वो इस स्टेबल वाले कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा, ठीक है। इसका मतलब उस CH2 के साथ दो बेंजीन कनेक्ट होती हुई दिखेगी, है ना। ये आपका प्रोडक्ट देखो बनता है, यहाँ पर 2 बार हो रही है फिडर का, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बेटा 2 बार फिडर का हाँ। हाँ देखो इसमें ऐसे समझो कि 3 मेंबर रिंग में नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बहुत अनस्टेबल है। 4 मेंबर रिंग पे नहीं आएगा, 5 मेंबर रिंग में, मतलब 5 मेंबर रिंग में सम रेयर केसेस पे देखने को मिल सकता है ना, लेकिन ये नहीं कहना गलत है कि कभी नहीं आएगा। 6 मेंबर रिंग में तो कोई दिक्कत है, आराम से आएगा, ठीक है, लेकिन 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग काफी अनस्टेबल है। और एक ये वाला केस है रखना कि एक 4 मेंबर रिंग और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये जैसी कभी बनेगा भी तो तुरंत रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 5 मेंबर रिंग के साथ अगर CH2 अटैच है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रिंग एक्सपेंशन में इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो ये वाले केस ही है मेन वैसे, ठीक है। सर डबली बॉन्डेड कार्बन पे कभी नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि विनाइलिक टाइप का कोई एल्किल हैलाइड है, ये Cl हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो वो नहीं आएगा। हाँ बोल बेटा, क्या कह रहे थे? सर ये लास्ट स्टेप में सेकंड बेंजीन रिंग कैसे आई? बेटा बेंजीन एक्सेस में ले रखा है ना बेटा यहाँ पे, तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बेटा बिहेव करेगी, और जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा तो दूसरी सेकंड मोल जो होगा ना बेंजीन का, वो अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगी, है ना। यस। तो वो एक्सेस में है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर एक्सेस में ना होता, अगर मान लो बेटा 1 ही इक्विवेलेंट, तब तो फिर यहीं पे रिएक्शन हो जाती, फिर आगे प्रोसीड ना हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला आप लोग प्रेडिक्ट करिए कि जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बेंजीन एक्सेस में और रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्सिल, तो बता सकते हो क्या बनना चाहिए? क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन? CH3C 3 है ना, तो कितनी बार होना चाहिए फीडर का? 3 बार फीडर। 3 बार। बहुत बढ़िया, तो इसमें 3 बार फीडर क्राफ्ट रिएक्शन होगी, और बेंजीन एक्सेस में ले ही रखा है, तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, एक कार्बन पे कितनी बेंजीन रिंग कनेक्ट होती है दिखेंगी, है ना, 3 बेंजीन, ठीक है। तो आप इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको इसका IUPAC में बता सकते हो क्या होगा? ट्राइफेनिल मीथेन। ट्राइफेनिल मीथेन, हाँ गुड। इसमें जो हमारी चेन होगी वो एक ही कार्बन की होगी, है ना, बाकी तीनों फेनिल को एज ए साइड चेन प्रीफिक्स मान के लिखेंगे, तो 1,1,1 लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, ट्राइफेनिल मीथेन, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर हो रही बात है? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो वही एनहाइड्रस Cl3 लिए लिए गए, इससे समझ में आ रहा है कि हाँ फीडर क्रॉप रिएक्शन, तो इसमें भी देखिए क्या वैसे ही होगी रिएक्शन, बस मैं थोड़ा सा आप लोग मैक्रिज वाइज ही जाइएगा, है ना। हाँ, तो ये Cl लेके भागेगा Al3, तो आपका पहले बन जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन की डिग्री आप देखेंगे तो बेटा ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बहुत स्टेबल नहीं है ना। 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके जस्ट जो लेफ्ट साइड कार्बन है, ये पड़ोस पे ये वाला कार्बन, ये इस समय 3 डिग्री दिख रहा है, तो अगर ये रीअरेंज हो जाएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 100% वो रीअरेंज ही करना चाहेगा, है ना। तो ये बेटा हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर करा लो, ठीक है। H माइनस करके निकलेगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट करके जाएगा, तो अब ये और स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया, और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा स्टेबल है,
इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, है ना। तो ये पहले वाले कार्बोडाइन से बहुत स्टेबल है ना। अब बेंजीन रिंग इसी शहजादे का वेट कर रही होगी और ये अटैक कर रही है। एक बार जैसे स्टेबल शहजादा मिलेगा उसको, बस हो गया अटैक, तो बन गया प्रोडक्ट। तो इसमें वैसे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, लेकिन अगर आपसे जनरली आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट इसमें आप ये वाला बता दीजिए। टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जब अटैक करेगा उस सिचुएशन में आपको मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्लियर। Yes. एक फाइनल भी बनेगा इसमें, हाँ TERT कई बार लिख के मिल जाता है तो टर्सरी होता है, या शॉर्टकट में वैसे तो टी ही लिखना चाहिए लेकिन कई बार TERT ऐसे 4 वर्ड लिख देते हैं। सेकेंडरी के लिए SEC लिख देते हैं, है ना। तो ये सब कॉमन नेमिंग का पार्ट है। तो क्लियर हो गया। अब ये वाला आप लोगों को बताना है भाई, ये आप लोगों को करना है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, सही है ना। Sir, क्यूमीन। हाँ, इसमें प्रोडक्ट का नाम मुझे बताओ क्या बनेगा। फिर क्यूमीन। क्यूमीन बनेगा। क्यूमीन में तो साइड चेन में 3 कार्बन होते हैं, इसमें तो 5 कार्बन है ना। क्यूमीन तो हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें भी रीअरेंजमेंट होना तय है ना। डॉट पेंटाइल बेंजीन। इसमें पहले तो बेटा ये 1 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा जो बहुत अनस्टेबल टाइप का है। फिर ये पड़ोस वाले कार्बन पे 3 जो मेथिल, उसमें किसी एक मेथिल को शिफ्ट करा लेगा, ठीक है। तो ये बन गया भैया मेथाइल शिफ्ट। मेथाइल शिफ्ट होने के बाद अब जो कार्बोटाइन बन रहा है वो 3 डिग्री बन रहा है, मतलब पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन, ठीक है। अब बेंजीन रिंग इसी पे अटैक करेगी, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ C के साथ H तो नहीं है कोई, 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड है और 1 एथिल अटैच्ड है ना। इस एल्किल को क्या कह सकते हैं कॉमन नेमिंग में, डॉट पेंटाइल। टर्सरी पेंटिल। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा टर्सरी पेंटिल बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और माइनर पूछने लगे अगर मान लो, तो माइनर में बिना रीअरेंज कराए आप अटैक करा देना, है ना, तो वो माइनर हो जाएगा अगर पूछे तो, है ना, क्वेश्चन में अगर माइनर भी पूछे तो बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है। एक केस ये वाला भी कर लीजिए, आपको हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन मिल जाए। जैसे आप बेंजीन है ना, और ठीक है, इधर बैठा है क्लोरीन, इधर बैठा है फ्लोरीन, ठीक है, और ले लिया आपने एनाइड्रस AlCl3, एनाइड्रस AlCl3 के साथ हीट कर दिया और 1 ही मोल ले रहे हैं हम लोग बेंजीन, या 2 मोल नहीं ले रहे, ठीक। तो अब आपको ये बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हैलोजन निकलेगा, क्योंकि AlCl3 किसी एक को लेके भागेगा, AlCl3 Cl को लेके भागेगा,
वो वाला कार्बोकैटायन जुड़ेगा रिंग से कि AlCl3F को लेके भागेगा, फिर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रिंग से अटैच्ड होगा। सर एफ को Cl Cl को एफ को yes F को। अच्छा F सार्थक बेटा F को क्यों लेके भागेगा, रीजन बता सकते हो? सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पोलराइजेशन शायद ज्यादा हो। जिसका साइज बड़ा होता है वो। सर क्लोरीन में होगा उसका। नहीं नहीं, देखो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोग समझो, सार्थक जो बता रहा है ना वो उसने सही पॉइंट पकड़ा है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि एल्युमिनियम जो होता है ना, उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन पे डेल्टा नेगेटिव, और ये इसको पोलराइज कर रहा होता है, टिक-टॉक करेक्टर आ रहा होता है। तो देखो जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, उतना आसानी से एल्युमिनियम उस हैलोजन को क्या करेगा, पोलराइज कर लेगा। उसके डाइपोल डाइपोल बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रेंथ के बनेंगे, है ना, तो उसके लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप साइज से मत देखिएगा, यहाँ पे ये मत देखिए कि अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है। एक्चुअली वो लीव पोलराइजेशन होने के बाद वो निकल रहा है। वो पोलराइजेशन उस हैलोजन का आसानी से होगा या जल्दी होगा जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का डेवलप हो रहा है ना। तो अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन में फ्लोरीन होता है, तो यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन बैठा हुआ है ना बेटा, तो ये सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर इससे इस तरह से नहीं देख सकते कि सर एल्यूमिनियम किसे ज्यादा आसानी से किसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर पाएगा, तो सर वो तो क्लोरीन की कर पाएगा, उसका साइज बड़ा है। सब पोलराइजिंग पावर साइज से डिपेंड करती है। देखो इसमें यहाँ पे ये समझो कि पोलराइज जो करा रहा है एल्यूमिनियम, वो उस देखो पोलराइजेशन में जो फोर्स लग रहे होते हैं, है ना, आप लोग तो भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हो। फोर्स जैसे मान लो कि एक एल्यूमिनियम पे चार्ज है Q+, Q1+, है ना, और इस पे चार्ज है Q2+, और इस पे Q2-, सॉरी, है ना, और इस पे Q3-। तो इसके इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे कि इसके बीच में, है ना। तो वो जो आपका कूलम्बिक फोर्स होता है जैसे Q1 Q2/r², और जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होते हैं उसमें इतना ही तो फर्क होता है, Q1 Q2/r³ होता है वहां पे, है ना। अब r तो लगभग सेम ही मान के चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, जिस हैलोजन पे डेल्टा चार्ज ज्यादा होगा, उसके डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहे होंगे, वो आयन या वो हैलोजन आसानी से पोलराइज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लीविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखनी है ना। यहाँ पे फ्लोरीन अगर एक ही मोल लेंगे तब तो फ्लोरीन निकलेगा, हाँ 2 मोल लेंगे तो फिर दोनों ही निकल जाएंगे, तो फिर की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप के ऑर्डर से भी देख सकते हैं, क्लोरीन आएगा बेटर उससे। देखो बेटर लिविंग ग्रुप के ऑर्डर से यहाँ पे देखना गलत माना जाएगा। उसका रीजन आप ये भी कह सकते हो, देखो रीजन तो मेन उसकी मैकेनिज्म में छुपा हुआ है कि उसका जिस स्टेप में हैलोजन निकल रहा है बेटा, वो एक तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से लीव आउट कर रहा है। उसका रीजन निकलने का रीजन भी देखिए, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और जब कभी कोई हैलोजन लीव करता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से या फिर किसी दूसरे इफेक्ट की वजह से, पोलराइजेशन अगर उसका कारण नहीं है, तब तो वहां पे साइज इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बोला जा सकता है ना। बोलो भाई। तो यहाँ पे फ्लोरीन पोलराइज होगा और ये वाला कार्बोटाइन बनेगा और बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगी, इस कार्बोटाइन पे, ठीक है, और आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट इस तरह का। हाँ इसमें वो रीअरेंज भी कर सकता है, इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा, क्योंकि अभी ये कितने डिग्री का है कार्बोटाइन, 1 डिग्री है, और अगर वो रीअरेंज कर गया तो फिर इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है।
तो ये तो बनेगा बनेगा, लेकिन एक बार इसको रीअरेंज करा के यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आओ, है ना। अब 2 डिग्री पे आ जाएगा बेटा वो, और फिर वो जब अटैक करेगा तो वो वाला प्रोडक्ट थोड़ा इससे ज्यादा परसेंटेज बनेगा। मतलब दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर फिर वो वाला कहलाएगा रीअरेंज करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही बना दे रहा हूँ, लेकिन मेजर वाला कौन सा होगा? है ना, मेजर बेटा वो रीअरेंज करने के बाद वो बात बनेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको चाहो तो आप लोग नोट में ऐसे लिख भी लो कि अगर आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई में रिलेटिव रेट की बात कभी होने लगे, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बात आ रही है आपके सामने, तो बेटा आर एफ का रेट सबसे ज्यादा होगा फीडर का एप्लीकेशन में, है ना। फिर आर सी एल का होगा, फिर आर बी आर का होगा, और फिर आर आई का होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव जो रिएक्टिविटी का रेट है ना, ये भी पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर क्या एक ही बेंजीन में 2 बार फिडल क्राफ्ट हो सकती है, जैसे कि 2 बार CH2 मतलब एल्काइल ग्रुप आके लग जाए उसमें? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, 2 बार हो सकती है आराम से, है ना। बस वो एक्सेस में लेना पड़ेगा, मतलब एल्किल हैलाइड एक से ज्यादा मोल लेने पड़ेंगे, तो 2 बार हो सकती है ना। तो सर अभी तक जो हम लोग कर रहे थे सर, तो वो अभी एक ही इक्विवेलेंट पे कर रहे थे क्या? अभी हाँ, हम लोग अभी जो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे हम लोग ये मान चलते हैं कि 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 मोल बेंजीन है और 1 ही मोल हमारा एल्किल क्लोराइड है। तब तक तो फिर दोबारा नहीं कराएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि एल्किल हैलाइड थोड़ा एक्सेस में है तो फिर 2 बार या जितने मोल ज्यादा होंगे उतनी बार हो जाएगा। मतलब पॉली एल्काइलेशन, ये इसकी लिमिटेशन भी है, ये एक लिमिटेशन भी बोली जाती है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा रेशियो बोला जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेटर यील्ड के साथ चाहते हो तो हमेशा 1:1 का रेशियो भी लेना चाहिए, क्योंकि गलती से आपने अगर 1:2 का एल्किल हैलाइड थोड़ा भी ज्यादा ले लिया तो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये दोबारा फिर दूसरे मोल के साथ दे देगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसकी पैरा वैरा पे फिर से वही ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, है ना। फिर 3 मोल है तो तीसरा फिर मोल आर्थो पे आके जुड़ जाएगा, ऐसे करते हुए पॉली अल्काइलेशन होने लगे, जिससे जो मेन प्रोडक्ट है उसकी यील्ड बहुत कम हो जाएगी, हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं उसकी यील्ड बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक तरह की लिमिटेशन भी है इसकी। फिर तो वो देखना पड़ेगा जो ग्रुप आया है वो कैसा होस्ट है, आर्थो पैरा होस्ट है कि पैरा होस्ट है। सर अगर आर्थो पैरा होस्ट है तो आने वाला दूसरा एल्किल उसके रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा पे आके कनेक्ट हो जाएगा, है ना, और मेटा होस्ट हो तो वो मेटा पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड सर ठीक है? यहाँ पर रिंग सर, जो रिंग के बाहर जो एल्काइल ग्रुप है उसमें 3 कार्बन होता है सर, जो आपने डायग्राम बनाया। कौन सा, ये वाला? दूसरा वाला। ये वाला बेटा है 1 2, इसमें कार्बन कितने थे, 1 2 3 थे, और इसमें कितने हैं? अच्छा, 1 कार्बन कम हो गया। हाँ, इसको सही कर दिया। सर यहाँ पे सेकंड वाला मेजर है। हाँ, मेजर इसमें सेकेंड वाला है। ठीक है, हाँ अब सही हो गया। ठीक है, Yes. तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब इसमें रेयर केस देखने को मिलता है इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कई बार आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे जो एग्जांपल मिलेंगे या क्वेश्चन मिलेंगे वो इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे पूछे जाएंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है, बोलते हैं व्हेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन सेम मॉलिक्यूल, है ना। तो विद इन सेम एरोमेटिक कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर होने लगे फ्रीडल क्राफ्ट, तो उसी को इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो ये लिख लीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब है when फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन occurs within same
मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती हुई दिखाई देने लगे तो वहां पर एक इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ये कंपाउंड का, ठीक है, और ये कंपाउंड लेकर उसने नाइट्रस Al3 के साथ हीट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट होती हुई नजर आएगी। कैसे? देखो, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होगा, देखो पहले स्टेप में ये क्लोरीन को लेकर कौन भागेगा, Al3, ठीक है, तो इसमें कार्बोकटायन क्या बनेगा, कार्बोकटायन आपका 1 डिग्री टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इधर बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये बन गया कार्बोकटायन। ठीक है, अब ये जो कार्बोकटायन बना है, ये जिस एल्किल पे कार्बोकटायन बना है वो एल्किल ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। रिंग इटसेल्फ बहुत अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग अपने ही इस मॉलिक्यूल में बनने वाले कार्बोकटायन पे अटैक कर रही है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग का ही अटैक होगा और इसके नियरेस्ट, अच्छा इसमें अटैक कैसे होगा जानना कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये एल्किल, इसको जनरल आर अगर बोलते हैं तो ये सब आर्थो पैरा होस्ट होते हैं। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप आर्थो पैरा होस्ट होते हैं, कौन मेटा होस्ट होते हैं। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर जो अटैक होता है वो हमेशा आर्थो से होता है, क्योंकि आर्थो पोजीशन हमेशा क्या होती है, नियरेस्ट होती है ना। ये इसकी आर्थो से भी अटैक हो सकता है और देखा जाए तो इसकी पैरा सामने वाली है, अटैक यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन ये जो कार्बोकटायन है इसके नियरेस्ट आर्थो पोजीशन की डिस्टेंस कम होगी, इस कार्बोकटायन की आर्थो वाले कार्बन से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। बोलो भाई, है ना। इसलिए जो जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हुआ करेगा ऐसे केस में वो बेंजीन की आर्थो पोजीशन से कराइएगा हमेशा, है ना। तो अब इसमें देखो, अच्छा लेकिन जब ये आर्थो से अटैक करेगा तो एक रिंग और साइड में बनती हुई नजर आएगी, बेंजीन के साइड में एक हो सकता है, बिल्कुल वो भी बनाऊंगा अभी मैं बिना रिएरेंजमेंट बनाए एक बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये 6 कार्बन जो है, जो आर्थो पोजीशन है उसकी, उसको मिल गया नंबर 6 और 6 वाला 1 वाले कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही, 6 मेंबर है ना। 6 वाला कार्बन 1 से अटैच होगा तो 6 मेंबर रिंग बनती है। और एक पॉसिबिलिटी और है यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी और है, समझ पा रहे हो दूसरी पॉसिबिलिटी? सर कार्बोकटायन रीअरेंज उसमें कार्बोकटायन अगर रीअरेंज कर जाएगा और फिर अटैक करे तो उसमें वो रिंग 5 मेंबर रिंग बनेगी, है ना। लेकिन वो वाला मेजर होगा क्योंकि वो कार्बोकटायन 2 डिग्री वाला बन जाएगा ना। तो एक इसमें वो भी चलो बना ही देता हूँ कि यहाँ वाला हाइड्रोजन रीअरेंज करा देता हूँ, चलो। और अब यहाँ पे जो कार्बोकटायन है ये चलो इधर बना देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकटायन इस पोजीशन पे, ठीक है। और अब यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब अटैक जो होगा वो 5 वाला कार्बन 1 वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। इस केस में आपकी 5 मेंबरिंग बनेगी, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बट अगर यहाँ पे मेजर माइनर की बात करने लगे हम लोग तो मेजर माइनर में ये वाला मेजर होगा, सेकेंड वाला, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है ना? यस। क्योंकि इसमें कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। एंड सर यहाँ पे ये जो पूरा ऑर्थो और मतलब पैरा के डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से हो रहा है ना कि एल्काइल जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा में। हाँ, मतलब वो अटैक करने की जो पोजीशन है वो आर्थो पैरा ही हो सकती, मेटा से तो अटैक हो ही नहीं सकता इसमें। लेकिन अब फिर वही बात है कि ज्यादा नजदीक कौन सा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर समझ सकते हो
कि ऐसे ये आपकी बेंजीन है, ठीक है, और इसको आप ऐसे बना लो, तो ये वाला कार्बोटाइल इसके ज्यादा नजदीक है, और ये पैरा पोजीशन इससे तब भी दूर है ना। तो अप्रोच जो होगा अटैक करने का वो आर्थो से ज्यादा इजीली अटैक हो पाएगा एज कंपेयर टू पैरा, इसलिए वो आर्थो से अटैक यहाँ पर होगा। सर वो तो इसलिए कर दिया था कि आपको क्लियरिटी आ जाए कि 6 मेंबर रिंग ही बन रही है ना। हाँ सर बोलो। सर ये पैरा पे किन कंडीशंस में अटैक होता है? नहीं इंट्रामॉलिक्यूलर में पैरा में कभी मत करना, यस, तो वो अजीब सा बन जाएगा। अजीब सा प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो उसमें रिंग स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन आप यहाँ से जोड़ोगे तो वो रिंग काफी लंबी सी रिंग बनेगी, जबकि इतने कार्बन है नहीं उसमें, तो बहुत स्ट्रेन टाइप की रिंग बन जाएगी। वो तो वेरी वेरी माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तब भी सिग्निफिकेंट यील्ड के साथ बनेगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो है ये भी बराबर की टक्कर दे रहा होगा, है ना। मतलब ये अगर होगा 65% तो ये लगभग 40, 44, 45% होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो जब भी कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि फीडर का रिएक्शन विद इन सेम मॉलिक्यूल होने लगेगी, तो उसी को नाम दे देते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है 2019 में आया हुआ था, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फीडर का पे ही बेस्ड है। एक बार जरा देख लो उसको, आप खुद ही अटेम्प्ट करो। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, तो ये आइडेंटिटी है एक तरह से फीडर का रिएक्शन का, ठीक है। और इसमें Cl जोड़ो तो मिल जाएगा भैया, हेलोजन ये बैठा हुआ है, तो पहले स्टेप में Cl लेके कौन भागेगा, AlCl3 लेके भागेगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे 1 डिग्री, लेकिन आपको अब समझ में आना चाहिए कि अगर ये इस कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट करा लो तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। हाँ, तुषार ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर 2 आयन, है ना। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोटाइन बन जाएगा ना, और वो फिर अटैक अगर 3 डिग्री से करेगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आप उसी को एक बार कॉपी में खुद से भी ड्रॉ कर लो, तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है वही प्रोडक्ट, ठीक है। रीअरेंज होने के बाद ये वाला कार्बोटाइल बनेगा, वो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद, हाँ बेटा संभव सही है आपका, ठीक है। तो ये वाला बनेगा। अब अटैक जो होगा वो आर्थो से ही होगा, ठीक है, 3 डिग्री का होगा। अब इसकी वही नंबरिंग इसलिए कर दी जाती है, इससे तो ये हो जाए कि हाँ क्लियर हो जाए कि वो रिंग कितने मेंबर बने। तो ये जिस कार्बन पे कार्बोटाइन बनता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी जाए, 1 2 3 4 5, आर्थो से अटैक हो रहा, आर्थो वाले को 5 दे दिया। तो यहाँ पे CH3O ग्रुप भी है। CH3O भी बैठा हुआ, बिल्कुल सही बात है, CH3O को भी लगा के चलना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो हाँ, तो इसका मतलब 5 मेंबर रिंग बन रही है ना, 5 मेंबर रिंग ये भी बन रही है। अच्छा ये ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन तो हट गए। अब इन दोनों में कौन सा सही दिख रहा है? पहला ऑप्शन। हाँ, इसमें थोड़ा आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे 2 मेथिल इस OCH3 के काफी करीब है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना। Yes. इसमें कम से कम वो मेथिल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि ग्रुप दूर दूर है, हिंड्रेंस बहुत कम हो गया है, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इसकी है ना, ये आपका फाइनली मेजर प्रोडक्ट बन बोलेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि वाटर लेना ही पड़ता है फीडर क्रॉप रिएक्शन में, है ना। तो नहीं देखो, वाटर से वो बताने क्या करना चाह रहा होगा,
हाइड्रोलिसिस तो किसी ग्रुप की हो नहीं सकती यहाँ पे, जो सर यहाँ Cl पे अच्छा हाँ, इसको ऐसे समझिए, वाटर का मेन रोल कहाँ पे आएगा, जब अटैक कराना होगा उस समय वाटर नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं तो वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल है ना, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसमें जब पहले तो वो कार्बोकेटाइन बना लेगा, है ना, ये रिंग बन जाएगी, फिर वो जो AlCl4 माइनस है, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, इसका H और इसका Cl, HCl और AlCl3, है ना, इस तरह से ये इसमें थोड़ा सा बाई प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन प्रोडक्ट तो ये है। हाँ, ऑक्सीजन, हाँ, AlCl4 माइनस प्लस वाटर, नहीं नहीं इसमें ये होगा, ये OH माइनस अटैक करके Cl को हटाएगा, तो AlCl3 डॉट इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा तो प्लस HCl, है ना, क्योंकि देखो AlCl3 में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, अगर उसके साथ OH माइनस आगे जुड़ जाएगा तो वो स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा माना जाएगा। नहीं जाएगा, मेन ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट ऐसे कैसे पूछा, ठीक है, तो ये आप सेकंड में देखो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, देखो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये दोनों मेथिल बल्कि ग्रुप है ना बेटा, और एक ग्रुप उसने पहले से देखो बैठा रखा है OCS, तो बल्कि ग्रुप बहुत पास पास आ गए सारे, तो यहाँ पे हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, और अगर प्रोडक्ट में हिंड्रेंस अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शनों में ये भी कई बार देखना होता है कि कई आर्थो से भी अटैक हो सकता है, पैरा से भी अटैक हो सकता है, लेकिन कई बार आर्थो पे हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप पड़ोस में आ जाते हैं तो हिंड्रेंस बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में पैरा वाला प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है ना, तो ऐसे वो प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में बनते हैं या उनका बनना ज्यादा फेवरेबल होता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा हो, मिनिमाइज हो रहा हो, है ना, तो इसलिए वो वाला आपका सेकंड वाला फिर नहीं बनेगा, अगर वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो सेकंड को बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं, फिर इसमें आता है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसाइलेशन और एल्काइलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए एल्काइलेशन में क्या होता था, बेंजीन की रिएक्शन RCl के साथ कराते थे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के साथ, और उससे क्या होता था कि बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप आकर अटैच्ड हो जाता था, फाइनली हम लोग को प्रोडक्ट एल्किल बेंजीन टाइप के मिलते थे, ठीक है। एसिल एसाइलेशन, देखो एसाइलेशन में शुरुआत के 4 वर्ड पढ़ो तो एसिल आपको मिल रहा है, एसिल वर्ड किसको, एसिल एसिल किस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, RCW, एसिल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोला है, एसाइल ग्रुप इसको बोला जाता है, ACYLE, है ना, एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो जब बेंजीन रिंग के साथ एसिल ग्रुप पूरा का पूरा एसिल ग्रुप आकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है या फिर जुड़ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। और ये कौन कराते हैं, तो ये जनरली ये 2 कंपाउंड की हेल्प लेते हैं हम लोग, एक तो एसिड हैलाइड, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा देते हैं RCOCl, है ना, या एसिड एनाड्राइड भी अगर ले ले तो भी ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा देते हैं। कैटलिस्ट वही है हमारा लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और इसमें RCO ये एसिल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, ये आपका एसिल ग्रुप आकर अटैच्ड हो गया, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें प्रोडक्ट आपका एसाइल बेंजीन बनता है ना, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसाइल बेंजीन, वहां एल्काइल बेंजीन बन रहा था,
या एसाइल बेंजीन में होगा, ठीक है। अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात किया जाए कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या है, कहाँ पे डिफरेंस है, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मैकेनिज्म, ठीक है। अब वो आप ही लोगों को बताना है मैकेनिज्म, आप देखिए कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। देखो समझिए, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है वो अटैक कर रहा है। अटैक क्या कर रहा है भाई, पोलराइजेशन टाइप का हो रहा है, AL उसको पोलराइज करा रहा है बहुत प्यार से। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, एक तरह का वही वो डॉट 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 वाला खेल हो रहा है यहाँ पे। और अगले स्टेप में वो Cl को पूरी तरह से बाहर निकाल ले रहा है, जिससे अच्छा Cl बेटा आपका माइनस करके निकल रहा है ना। तो R कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, कार्बोनिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस कार्बोकटायन को बोलते हैं एसिलिनियम आयन। देखो क्या नाम लिखा है, एसिलिनियम कार्बोकटायन या एसिलिनियम आयन, ठीक है। और ये कार्बोकटायन बोलते हैं कभी रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, बोलते हैं एसिलिनियम आयन नेवर पार्टिसिपेट इन नेवर पार्टिसिपेट इन रीअरेंजमेंट। ये कार्बोकटायन कभी भी रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, रीजन आप लोग बताइए। प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, बिल्कुल सही। ये कार्बोकटायन प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। देखो इसके पड़ोस में जो ऑक्सीजन है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके पास लोन पेयर है, और उसके लोन पेयर के शिफ्ट होने की वजह से वो एक दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है। और उसके पड़ोस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरह से प्लस एम इफेक्ट या इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो, दोनों बातें। तो रेजोनेंस या प्लस एम इफेक्ट की वजह से वो कार्बोकटायन बहुत स्टेबल कार्बोकटायन है। तो वो क्यों रीअरेंज होना चाहेगा भाई, रीअरेंज तो वो कार्बोकटायन होते हैं ना जिसकी आत्मा भटक रही होती है, जो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल होने के लिए वो रीअरेंज करते हैं, ये पहले ही से बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो बेटा ये एसिलिनियम कार्बोकटायन कभी रीअरेंज नहीं करेगा, है ना। because region because it is already stabilized by plus m effect, या फिर रेजोनेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट एक तरह का रेजोनेंस ही होता है, ठीक है। तो बहुत ही स्टेबल है। तो ये यही मेन डिफरेंस है एल्काइलेशन एसाइलेशन में। ये डिफरेंस है, एल्काइलेशन में जो एल्किल कार्बोकटायन बनता था वो मैक्सिमम केस में आप देख रहे थे कि रीअरेंज हो जाया करता था, एसाइलेशन में कभी भी रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब बेंजीन इतने स्टेबल शहजादे पे अटैक करेगी और बना जाएगा एक कोई सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो AlCl4- उसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, प्रोटॉन लॉस कराएगा, है ना। और ये फिर से बेंजीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो इसमें। तो इसमें हम लोग क्या किया करेंगे, देखो इस मैग्नीज को देखने का मतलब हम ये है कि हम लोग पूरी मैग्नीज कभी लिखेंगे नहीं। जब देखो रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता है ना, तो एल्काइलेशन में तो मजबूरी थी कि वहां रीअरेंजमेंट हो जाता था, क्या क्या कुछ का कुछ बन जाता था, ठीक है। तो वहां तो लिखना पड़ता था मैग्नीज। अब यहाँ रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का H और इसका Cl सीधे हटा देंगे और वो RCO डायरेक्ट चिपका देंगे, है ना, क्योंकि वो रिअरेंजमेंट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो एसाइलेशन और आसान है, एसाइलेशन में प्रोडक्ट बनाना और इजी है हम लोग के लिए, ठीक है। हम लोग पूरी मैग्नीज लिखेंगे नहीं, कहने का मतलब एसाइलेशन कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो फ्रीडल हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा, एक मेरा रिएक्ट प्रोडक्ट छूट गया। ओ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कभी भी बेटा रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट RCO ग्रुप जो होगा, ठीक है, एसाइलेशन होगा तो ये वाला RCO डायरेक्ट रिंग से अटैच कर देंगे। एसाइलेशन में ये वाला जोड़ दो, चाहिए जोड़ दो, दो है तो दोनों सेम ही, ठीक है। लिख लिया सर। तो इस तरह का लिख लिया बेटा, तो ये बन जाएगा। अब जैसे देखो एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल स्टेप आ गया।
हाँ क्या कह रहे हो? थोड़ा ऊपर कर दीजिए मैकेनिज्म देख। अरे ठीक है आराम से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। कल आप लोग का एपीटी है ना, एसीपी, उसमें तो पूरा ही सिलेबस आ रहा होगा अभी तक जितना पढ़ा है। सारे एग्जाम में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो एग्जाम का रिवीजन प्लान आता है हर साल। ये जो नॉर्मल टेस्ट है जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर लास्ट ईयर कोटा ने 2 रिवीजन प्लान दिए थे। लास्ट ईयर 2 दिए थे क्योंकि काफी लेट हो गया था एग्जाम। वैसे 1 रिवीजन प्लान तो आता ही है। उसमें जैसे अभी हमने तुम लोग को चैप्टर वाइज नहीं बनाई है लिस्ट, ऐसे ही प्लान बन के आता है कि 2-2, 3-3 चैप्टर का टेस्ट होता है। वो तीनों सब्जेक्ट का होता है, मेंस लेवल का। सारे टेस्ट उसमें मेंस लेवल के रहते हैं। हाँ? ये आपके जो नॉर्मल टेस्ट लास्ट टेस्ट जैसे खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। अब वो देख लेना आप लोग प्लानिंग में लास्ट टेस्ट किस डेट को है। हाँ? देखो रिवीजन तो उसी के थ्रू होगा। जैसे टेस्ट रहते हैं, ये सिलेबस खत्म हो गया तो डीपीपी का डिस्कशन हम लोग भी कर देते हैं, तो डीपीपी के डिस्कशन से मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है ना। डीपीपी में सारे क्वेश्चन रहते हैं मिसलेनियस टाइप। ठीक है, नोट हो गया बेटा? हाँ एक सर। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो कई बार ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। मतलब ये इतना पॉपुलर है कि बोर्ड एग्जाम वाले भी अभी पूछना शुरू कर दिए। क्वेश्चन कन्वर्जन ये पूछा जाता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजीन टू प्रोपिल बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाना है हम लोग को? प्रोपिल बेंजीन बनाना है बेटा। अभी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ लेकिन हो सकता है केवल आपको नाम लिख के दे दिया है प्रोपिल बेंजीन का। अभी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, है ना। ये कन्वर्जन आपको अगर पूछा जाए कि बताइए बेंजीन से प्रोपिल बेंजीन बनाना है ना, अच्छी यील्ड के साथ बनाना है, तो क्या तरीका होगा? FCl का तो इस हाँ, तो नॉर्मली देखो कोई बच्चा सोचेगा तो वो एल्काइलेशन ही कराने का सोचेगा। वो कहेगा प्रोपिल क्लोराइड ले लिया यील्ड सर, कम होगी। एनाइट्रस से। हाँ, लेकिन इसमें समस्या कुछ और आ जाएगी। इसमें कार्बोकैटायन पहले 1 डिग्री बनेगा, यस फिर वो रीअरेंज करके आपका 2 डिग्री में जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट तो बेटा वो 2 डिग्री वाले पे जब अटैक होगा तो होगा। तो इसमें हम लोग बनाना तो चाह रहे थे प्रोपिल बेंजीन, लेकिन बनने लगती क्यूमीन, है ना। मेजर तो ये बनने लगता है, तो इसमें प्रोपिल बेंजीन की यील्ड, हाँ तो प्रोपिल बेंजीन बनेगा भी लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी। तो कन्वर्जन में वो रिएक्शन हम लोग को देनी होती है, इसमें यील्ड कम से कम 50% से ज्यादा तो मिले, है ना। तो वो कन्वर्जन दे देंगे तो गलत माना जाएगा, तो इसमें यील्ड बहुत पुअर मिलेगी। तो ये कन्वर्जन देखो, जहां पे आप चाहते हो कि कोई एल्किल ग्रुप को विदाउट रीअरेंजमेंट के साथ बने, तो आप एसाइलेशन से जाओ, आप एल्काइलेशन से ना जाओ, आप किससे जाओ? यहाँ पे आपको हेल्प लेनी होगी एसाइलेशन की। कैसे? देखो आप क्या करो, कितने कार्बन आपको जोड़ने हैं रिंग में? 3 कार्बन का एसिड हैलाइड ले लो बेटा, सेम कार्बन के लीजिएगा। 3 कार्बन का एसिड हैलाइड हो जाएगा बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। प्रोपेनोइल क्लोराइड, है ना, इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, प्रोपेनोइल क्लोराइड। और एनाइड्रस एल्सिल ले लो। तो यहाँ पे तो सीधे RCO समझ रहे हो, ये है। और यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा नहीं, तो ये खटाक से इसको अटैक कर देगा। इसमें तो एसाइलेशन बेटा रीअरेंजमेंट होता ही नहीं कभी, है ना। तो ये अच्छी बात है इसमें, हम लोग चाह भी रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोपिल बेंजीन बनाना है। तो हम लोगों ने एसिल, है ना,
3 कार्बन का एसिड हैलाइड ले लिया। तो इससे पहले आपका ये बन गया, देखो पहले जो बन रहा है उसको बना दीजिए, CO CH2 CH3, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कोई रीजन लेके? अच्छा, इसमें क्या करना है? रिड्यूस कर दे सर, C डबल बॉन्ड को CH2 में रिड्यूस, LiAlH4। यानी एलाइलस को ये काम नहीं कर पाएगा, वो तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा कीटोन को। अगर कीटोन को आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो क्लीवेंसन रिडक्शन कराइए, है ना। अगर कीटोन को डायरेक्ट आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एल्केन में, तो इसके लिए बेटा क्लीवेंसन रिडक्शन ZnHg कंसंट्रेट HCl लेते हैं, और इसको एक काफी फेमस नेम रिएक्शन है, अभी आगे एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, ये क्लीवेंसन रिडक्शन के नाम से पढ़ेंगे। तो खैर ये इसका फंक्शन आप लोग याद रखना। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये क्या करता है, ये C डबल बॉन्ड को डायरेक्ट CH2 में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड को किसमें रिड्यूस कर देता है, CH2 में। तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, वो जो C डबल बॉन्ड है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको प्रोपिल बेंजीन बनता हुआ दिखाई देगा। आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई देगा, प्रोपिल बेंजीन। इस तरीके से बनाया जाता है प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया और फिर C डबल बॉन्ड को CH2 में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जो हाँ, बोलिए। हम लोग ने एसाइल ग्रुप लिया है वो प्रोपेनॉन क्लोराइड है ना? हाँ, एसाइल ग्रुप जो लिया है, हाँ प्रोपेनोइल क्लोराइड, हाँ प्रोपेनोइल क्लोराइड, IUPAC नेम अगर लिखना हो उसका तो प्रोपेनोइल क्लोराइड लिख सकते हैं, है ना। इस कंपाउंड को प्रोपेनोइल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह का कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। सर अगर कन्वर्जन माइनर प्रोडक्ट वाला देंगे तो वो गलत होगा? बेटा हाँ, वो गलत माना जाएगा। वो कन्वर्जन हमेशा वो देते हैं, या वो कन्वर्जन हम लोग को लेना होता है जिसमें बेटर यील्ड के साथ प्रोडक्ट बनता हो, मतलब कम से कम 50% से ज्यादा तो यील्ड बनी रही हो, तो माइनर प्रोडक्ट वाला कन्वर्जन रॉन्ग माना जाता है, मतलब उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक ये वाला चलो आप लोग क्रेडिट करो, इसने यहाँ पे ले लिया नेफ्थलीन, है ना, बेंजीन का बड़ा भाई है ना, बड़ी बहन जो भी हो, है ना? और रिएक्शन करा रहा है वो ऑक्सिल क्लोराइड के साथ। ऑक्सिल क्लोराइड इसको बोलते हैं COCl COCl, है ना। ऑक्सिलिक एसिड का क्लोराइड है, ऑक्सिलिक एसिड के दोनों को OH हटा के Cl पे डाल दिया है एक तरह से, ठीक है। और वही AlCl ले लिया है, होने वाली है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर ब्रिज कार्बन पे लग जाएगा। दोनों CH और एक कार्बन आ जाए और फिर ऑक्सीजन आ जाए, और दोनों कार्बन जुड़ जाए एक साथ, ऐसे ही बनेगा। तो इसमें नेफ्थलीन में एक बात ध्यान रखना कि नेफ्थलीन में आपको पोजीशंस बता देता हूँ। नेफ्थलीन में आर्थोमेटा पैरा नहीं चलता है, आर्थोमेटा पैरा केवल बेटा बेंजीन में चलता है। नेफ्थलीन बोलते हैं कि जो ब्रिजेड वाली पोजीशन है ना, ये वाली, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अच्छा, ब्रिजेड पे तो कभी सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे नेफ्थलीन में बेटा ब्रिजेड कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ H ही नहीं है। आप देखो ना, इस कार्बन की 3 वैलेंसी दिख रही है, और वो सर्कल बना दिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा, एक डबल बॉन्ड भी होगा ना वहां पे। आप उसको ध्यान से देखो, नेफ्थलीन में बेटा इन कार्बन पे H ही नहीं है, क्योंकि इनकी चारों वैलेंसी कार्बन से कनेक्टेड है। तो इन पोजीशन पे तो कभी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकता, यहाँ तो जो जोड़ना ही पाप है।
तो इसलिए बोलते हैं कि इसके ब्रिजेट के बगल वाली पोजीशन अल्फा होती है। तो ब्रिजेट के बगल वाली तो ये भी है, तो ये भी अल्फा हो गई। अच्छा, ब्रिजेट के बगल वाली तो ये वाली भी है, तो ये भी अल्फा हो गई। तो नेफ्थलीन में 4 अल्फा पोजीशन होती है और अल्फा के पड़ोस वाली बीटा होती है, ऐसी 4 बीटा होती है। और अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन बीटा पोजीशन। नेफ्थलीन में बोलते हैं अल्फा और बीटा में ज्यादा एक्टिवेटेड पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है ना तो अल्फा पे ही आके जुड़ता है ना, बीटा पे नहीं। तो आप क्या करो, पहले सब्स्टिट्यूशन कराओ यहाँ पे इस अल्फा पे, तो इसका H और इसका Cl हटा दो। अच्छा, फ्रीडल का एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट होता नहीं, वैसे भी डायरेक्ट हटा सकते हो। तो एक बार आप यहाँ से हटाओ Cl, किसी एक रिंग के अल्फा से हटा दो, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl। और फिर ये वाला Cl दूसरी वाली बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ निकल जाएगा, है ना। तो एक बार फिर फिल्टर क्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे है ना, यस तुम यही प्रेडिक्ट कर रहे थे ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। एक ही लिखा हुआ है, लेकिन वही बात है ना, जब 2 क्लोरीन है यहाँ पे, है ना। और अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो ऑप्शन भी आपको दे दिए जाएंगे, और वो ऑप्शन में थोड़ा ऐसा दिखेगा कि सबने दोनों क्लोरीन हटा ही दिए होंगे, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्सेस में है ना। सिचुएशन में तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं एक्सेस में है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ऑप्शन से हिंट मिल जाती है कि वो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है ना। तो उसमें एक्सेस में लेना है कि नहीं लेना। सर हाँ बोलो बेटा। सर अल्फा पोजीशन बीटा से ज्यादा एक्टिवेटेड क्यों है? इसमें बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो आप ये बना के देखिएगा। आप जैसे ये पाई बॉन्ड घुमाइएगा इधर, है ना, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर आप इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो एक बार इसको उल्टा घुमाइएगा, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? यहाँ पे हाँ, तो जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ओके सर। ये एक बार कॉपी में बनाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ज्यादा बनता है ना। तो एक तरफ घुमाने पे 5 बनते हैं, एक तरफ घुमाने पे 4 बनते हैं, है ना। इसलिए बोला था कि जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो वाला फिर पोजीशन ज्यादा एक्टिवेटेड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अल्फा वाली ज्यादा एक्टिवेटेड आती है इसमें। सर यहाँ पे अल्फा और बीटा किस रिस्पेक्ट में मार्क किया है? ये ब्रिजेट पोजीशन के रिस्पेक्ट में सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ब्रिजेट से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन बेटा जो है ना, चारों ये वाले कार्बन, ये सब अल्फा नाम दे दिए गए इनको, और अल्फा से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है ये चारों, वो बेटा बीटा नाम दे दिए, है ना। इसमें आपको पैरामीटर नहीं चलता है नेटफ्लिक्स, ठीक है। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है इसके साथ, इस कंपाउंड का नाम बता तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड, है ना, सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड भी एक्चुअली फ्रीडम का एसाइलेशन दे देते हैं। तो बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है, देखिए सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना। इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है, और एनहाइड्रस एयर से उससे कुछ ए बन रहा है, ए की रिएक्शन करा दी जेडएनजी कंसंट्रेट एचसीएल, वो क्लीवेंस से रिडक्शन कराया, बी बना, फिर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, है ना, तो हीट भी करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन होना है यहाँ पे, तो सी बना, फिर जेडएनजी एचसीएल ले लिया, और लास्ट में सीरियम के सेलेनियम के साथ हीट कर दिया। हाँ, एलिमिनेशन
E1 होगी, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में E बना रहे हैं और हम लोग को बताना है सारे प्रोडक्ट। तो देखो एक एक करके बनाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। पहले आप देखो ये रिंग यहाँ से टूटेगी, ठीक है, क्योंकि इस O को कौन खींच रहा होगा अपनी तरफ, इस ऑक्सीजन को पोलराइज कर रहा होगा ये हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इसको खींच रहा होगा। इसी पे डेल्टा निगेटिव चार्ज है बेटा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो एक समय आएगा कि ये खींचते खींचते ये बॉन्ड टूट ही जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन बना। अच्छा ये रीअरेंज कर नहीं सकता है क्योंकि वो प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज है, तो बेंजीन रिंग यहीं पे अटैक कर देगी, है ना। बोलो समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में आप समझ पा रहे हैं क्या होने जा रहा है। पहले स्टेप में बेंजीन बेटा यहीं पे अटैक कर देगी और ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट चुका होगा। तो देखिए क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंजीन बना दीजिए पहले, बेंजीन, और इसके इस किसी एक कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके साथ CH2 भी कनेक्टेड है, फिर इसके साथ एक और CH2 कनेक्टेड है, फिर C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो पूरी मैकेनिज्म, तो जो ये O माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे वो एसिलिनियम आयन नहीं बन रहा होगा आधा चांद, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे अटैक किया यहीं पे एक हाइड्रोजन भी होगा, वो बगल में पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये O माइनस इस हाइड्रोजन को जुड़ा लेगा, इंट्रामोलिकुलर टाइप है ना, उससे यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, फिर से रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली O के पास यहाँ पे आ चुका होगा H, ठीक है। बोलो भाई। सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया था? रिपीट करें। पॉजिटिव चार्ज बेटा ये देखो आप लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी। नहीं सर उस रिंग में। अरे वो यही तो है, यहाँ पे आएगा जिस कार्बन पे वो CO जुड़ा है ना, CO CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये O माइनस इसी जहाँ पे ये CO जुड़ा है ना, इसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के H को डाल लेगा, तो इससे वो पाई बॉन्ड आ जाएगा, रिंग में फिर से खुशहाली छा जाएगी, है ना, और वो O के साथ H आ जाएगा फिर, ठीक है। वो जो एसिलिनियम है ना उसके लिए बोल रहा था। तो आपका जो A प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, A प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया ये, है ना। अब बेटा इसकी रिएक्शन अगले स्टेप में उसने किससे कराई है, ZnHg कंसर्न्ड HCl। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में रिड्यूस कर देता है। इसका फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो कहीं कॉपी में ऊपर जगह हो तो लिख लीजिए कि ये एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देता है, CH2 में, है ना। क्लीवेंसन रिडक्शन के नाम से ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लीवेंसन साइंटिस्ट ने बताया, ये रिएक्शन बताई थी ना। तो इसमें आप देखो, इसमें वैसे आपको 2 C डबल बॉन्ड दिख रहा है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, तो वो दोनों को ही CH2 पे रिड्यूस कर देते हैं। क्या दोनों रिड्यूस होंगे तो कोई एक रिड्यूस होगा, COH होगा। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना उनको रिड्यूस करते हैं। तो जिसके दोनों तरफ कार्बन है वो कीटोन है, तो ये वाला रिड्यूस होगा। और ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कीटोन है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के कार्बोनिल को नहीं करता है रिड्यूस, है ना। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव के कार्बोनिल ग्रुप को नहीं कर पाएगा रिड्यूस, नो रिएक्शन हो जाती है। तो वो मतलब काफी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वाला तो रिटेन रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिटेन रहेगा। तो ये बन गया बॉम्बे आपका B वाला बेटा, देखो है ना, ZnHg कंसेंट्रेट दिया तो B बन गया। अब उसने ले ली रिएक्शन करा रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट भी कर रहा है।
तो ये वाला साइन आप समझ रहे हो, एलिमिनेशन का है ना। और भैया यहाँ तो एसिड है, एसिड से एलिमिनेशन मतलब वाटर ही निकल सकता है, डिहाइड्रेशन। और वो डिहाइड्रेशन आप समझ रहे हो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करने की चाहत है ना। Yes. एसिड का OH और बेंजीन का आर्थो वाला H, ऐसे निकलेगा पानी। यहाँ पे E1 ही होगी, ठीक है। तो ये आपका वाटर निकल के एक रिंग देखो बनती हुई नजर आएगी यहाँ पे, है ना। ये साइक्लिक डिहाइड्रेशन हुआ है, साइक्लिक मैनर में साइक्लाइजेशन हो गया यहाँ पे देखिए, वो साइड चेन रिंग से कनेक्ट हो गई है। CH2 CH2 CH2, एक ये C डबल बॉन्ड तो अभी रह गया है जी। कहाँ से? हाँ देखो, इसमें इधर से क्यों नहीं निकला, ऐसे समझो आप कि अगर यहाँ से निकलता तो डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे, है ना, कोई रिंग ना बन पाती। और यहाँ पे एक एडिशनली रिंग बन गई है। तो अगर एक रिंग के साथ जब दूसरी रिंग बनती है तो ऐसे कंपाउंड ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, बाईसाइक्लिक टाइप के कंपाउंड है ना। और उसमें दूसरी रिंग ना तैयार हो पाती, ठीक है। तो इसका बनना ज्यादा फेवरेबल। तो ये बन गया आपका C, है ना। फिर उसने अगले स्टेप में क्या ले लिया, देखो क्या लिखा हुआ था, फिर से ZnHg कंसेंट HCl, मतलब वो दोबारा फिर से क्या कराना चाह रहा है, क्लीवेंसन रिडक्शन। अब क्या होगा, ये वाला कीटोन जो बचा हुआ है ये भी रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, है ना। तो इसको भी कर देते हैं, चलो। रिड्यूस वाला कीटोन जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगा CH2। ये कंपाउंड काफी फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है टेट्रालीन। इसको बोलते हैं टेट्रालीन। इसमें एक बेंजीन है, दूसरी साइक्लोहेक्सेन जुड़ गई है ना, एक एरोमेटिक है एक एरोमेटिक नहीं, उसको टेट्रालोन बोलते हैं। ये C वाले का नाम भी लिखना चाहो, टेट्रालोन, इसने 4 बार लोन लिया, टेट्रालोन, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है टेट्रालीन, ये D है, और D का रिएक्शन सेलेनियम के साथ हीट। अच्छा, ये अभी रीजेंट अभी तक आया ही नहीं होगा कहीं, है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड में मिलता है। ये कोई जानते हो ये क्या करता है, ये एरोमेटाइजेशन करा देता है। ये कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक रिंग एरोमेटिक हो और पड़ोस में दूसरी रिंग जुड़ी हो, लेकिन उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो, लेकिन आ सकता हो, तो उसमें ले आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ से 2 मोल हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो 1 मोल यहाँ से H निकालेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और एक इन 2 कार्बन से H निकालेगा, एक डबल यहाँ जाएगा। तो ये जो राइट वाली रिंग है ये भी एरोमेटिक हो जाएगी, मतलब पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं, ये एरोमेटाइजेशन करा देता है, ये एरोमेटिसिटी लाता है। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड में खूब जगह जगह आपको मिलेगा ये, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एक रिंग एरोमेटिक हो, पड़ोस वाली रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो, तो इसको लेने पर वो दूसरी रिंग भी एरोमेटिक हो जाती है। वो 2 मोल हाइड्रोजन निकाल देगा, 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और जैसे ही 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो वो भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनली आप समझ रहे हो क्या बन गया है। ये नेफ्लिन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पूरा, अगर समझो आप उसको, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। नेफ्लिन तो किस सिलेबस में है नहीं, तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो वो लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा था कि फाइनली नेफ्लिन बनवा लिया था आपसे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज करते हुए और क्लीवेंसन रिडक्शन का हेल्प लेते हुए। यस ये एक तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, मतलब अपने ही कंपाउंड का OH और अपने उसी रिंग का H निकल के वाटर निकल रहा है ना, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बोलेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ गई।
सर अगर इसमें खाली साइक्लोहेक्सेन होता तब भी एरोमेटाइजेशन हो जाता? हाँ, तब भी हो जाता है। अगर मान लो कि अगर ओनली साइक्लोहेक्सेन ले लिया जाए और इसको भी सेलेनियम के साथ हिट कर दे तो भी बेंजीन बन जाएगी। इसमें वो 3 मोल हाइड्रोजन निकाल ले, है ना, इधर से भी निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा और यहाँ से भी निकालेगा, है ना। अगर खाली ओनली साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन भी कभी पूछ ली जाए सेलेनियम के साथ तो बेंजीन बना दीजिएगा, है ना। ये बहुत अच्छा एरोमेटाइजेशन कराने वाला एजेंट है ना। हाइड्रोजन का प्यासा है, वो हाइड्रोजन निकाल लेता है मैक्सिमम, जितने उतने निकाल लेगा जिससे रिंग एरोमेटिक हो जाए, है ना। इसका स्पेसिफिक टाइप का रोल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो मेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन एग्जैक्ट फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं होती हैं, लेकिन उनकी मैकेनिज्म मिलती जुलती है फ्रीडल क्राफ्ट से, है ना। मतलब उसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह ही बनता है। तो सिमिलर रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग, सिमिलर रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। सिमिलर रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट की कौन सी होती है? तो जैसे मान लो कभी कोई बेंजीन दिया जाए और आपको कोई एल्कोहल दे दिया जाए ROH, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 ब्यूटिल एल्कोहल ले लिया है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई जा रही हो, मतलब कोई एसिड ले लिया जाए, H+ आयन लिख दिया जाए, HCl, HF हो सकता है लिख के दे दे, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है लिख के दे दे, तो वो रिएक्शन की मैकेनिज्म एग्जैक्टली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह ही होती है। उसको फ्रीडल क्राफ्ट बोलते तो नहीं है, है ना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में हेलोजन होना चाहिए, RCl RCOCl, तो वो तो, लेकिन मैकेनिज्म उसकी सिमिलर होती है फ्रीडल क्राफ्ट से, ठीक है। देखो इसमें कैसे बनेगा प्रोडक्ट, तो इसमें जो अल्कोहल लिया है, ठीक है, और आपने जो एसिड की कुछ बूंदे टपकाई है ना, तो अल्कोहल जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा तो पागलों की तरह वो अटैक करना शुरू कर देंगे H+ आयन पे, बेस की तरह बिहेव करेंगे, है ना। और यहाँ पे है ना वही वाला आयन बनेगा जो पुष्पा मूवी देख के आया है ना, और में, और वो बनते ही एक डायलॉग मारेगा, है ना, कि मैं रुकेगा नहीं और निकल लेगा, ठीक है। अब ये जब निकल लेगा तो अब यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन के लीव करते ही बेटा कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। लेकिन ये कार्बन बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। अच्छा एक बॉन्ड कम हो गया क्या? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 नहीं थे तो 4 1 2 3 4 ही। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला भैया इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके पड़ोस में जो एक H है ना उसको घुमा दो और इसका करा दो हाइड्राइड शिफ्ट, अब जो बनेगा वो उससे भी स्टेबल जो बनेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, अब ये स्टेबल है, पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री बन गया। अब बेंजीन है ना इसी शहजादे का वेट कर रही होगी, बन जाने दो उसको स्टेबल, है ना, और अब इस पे अटैक करेगी बेंजीन, नहीं तो बस अब इसके आगे की जो मैकेनिज्म वो समझ पा रहे हो भाई, है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन पे ये एल्किल आपका हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही हो गया है ना, लेकिन वही बात है कि इस एग्जैक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, इसकी मैकेनिज्म जरूर फ्रीडल क्राफ्ट टाइप की है, ठीक है। और एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा अगर वो 1 डिग्री की तरफ से ही जुड़ जाएगा ना रिंग से, तो एक माइनर भी बनेगा, वैसे मेजर वाला ये होगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, ये रिएक्शन एग्जैक्ट फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं है बट सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट है ना, इसकी जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट। तो इसका मतलब कभी अल्कोहल कोई हो और उसकी रिएक्शन बेंजीन से कराई जा रही हो और एसिडिक मीडियम हो, तो समझ जाइएगा कि वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ही रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है।
खुल गए, है ना। तो ये रिएक्शन एग्जैक्ट फ्रीडरक्राफ्ट नहीं, बट मैग्नीज की फ्रीडरक्राफ्ट की तरह ही सेम है ना। पहले कार्बोटाइन बना, फिर वो रीअरेंज हुआ, स्टेबल हुआ, और फिर बेंजीन लिंक ने एज ए न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोटाइन पे अटैक कर दिया। ठीक है, ऐसी एक रिएक्शन और होती है, मतलब है ना, ये भी सिमिलर रिएक्शन है फ्रीडरक्राफ्ट की। ये रिएक्शन लेकिन इपॉक्साइड देते हैं, है ना, जैसे ऊपर अल्कोहल दे रहे थे, ये इपॉक्साइड देते हैं, साइक्लिक ईथर की रिएक्शन होती है। तो बेंजीन आपको दिख रही हो और आपको 3 मेंबर इपॉक्साइड दिख रहा होगा, है ना, और मीडियम वैसा ही एसिडिक मीडियम है, तो भी वो रिएक्शन भी बेटा फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन की तरह ही हो जाती है। इसमें भी इसकी अभी अगर मैग्नीज आप देखो तो सिमिलर टू फ्रीडरक्राफ्ट बनेगी। इसकी मैग्नीज आप लोग बताओ, तो सोचो, दिमाग लगाओ क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होना चाहिए। इपॉक्साइड बेसिक होते हैं, ईथर जितने भी होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं। ईथर जो होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अल्कोहल बन जाए। और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है। इसका मतलब पहले स्टेप में तो वो एसिड बेस रिएक्शन ही देगा, है ना। ईथर का जो ऑक्सीजन है वो अटैक मारेगा H+ आयन पे, जो कि एसिड से आ रहा होगा किसी, है ना। यहाँ पे H+ आयन लिखा हो सकता है आपको, HCl, HF, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा कोई भी एसिड लिख के दे दिया जाए, है ना, वो समझ जाएगा कि वो एसिड के H+ आयन पे अटैक करने के लिए दे रही है, और ये फटाक से अटैक किया उसने। अब जब अटैक करेगा तो उस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब वो बन गया पुष्पा, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन बन गया। अरे ऑक्सोनियम की तरह ही बन गया। ऑक्सोनियम में ऑक्सीजन पे 2 H होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है। हाँ, H नहीं दिख रहा है, एक ही H दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो आई है, तो फोटो बहुत अनस्टेबल। अब ये रिंग खुलेगी क्या नहीं, मतलब सेकेंड डिग्री को पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड डिग्री कार्बन। हाँ, ये हुई ना बात। तो अब ये देखो ऐसे भी खुल सकती है, राइट साइड से भी, और लेफ्ट साइड से भी खुल सकती है। अब इसमें देखना पड़ेगा किधर से खुले। तो देख लेना, जिधर कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, इधर से खुलने पे कार्बोटाइन 2 डिग्री बन रहा है, हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। इधर से खोलेंगे, अरे भाई बेकार वाला कार्बोटाइन बन रहा है, तो इधर से रिंग नहीं खुलेगी, ठीक है। तो आप इधर से रिंग खोलो जहां से कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इधर से रिंग खोल दो, यहाँ कार्बोटाइन स्टेबल बन रहा है, और ये जो ज्यादा है इसका वेट कर रही है, इस कार्बोटाइन पे अटैक मारेगी। देखो वही बन रहा है टोटल, है ना, हाँ, वही बन रहा है, ठीक, प्रोडक्ट आपके सामने बना हुआ है। तो वही बात है कि कुछ मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आप लोग फिर प्रेडिक्ट करने लगोगे, अब ये होगा, अब ये होगा, क्योंकि वो बार बार चीजें वैसी ही रिपीट होती हुई दिखाई देगी। तो कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक कराइएगा, बस ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बहुत आसानी से कवर बना लेगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे एक तो मेथिल आके जुड़ गया, और इस कार्बन पे एक CH2 है, इस पे एक OH है ना। अच्छा, जो सही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट थोड़ा अलग बन रहा है। यस, हाँ यार वो प्रोडक्ट गड़बड़ बना हुआ है, इसको सही कर ले। वो तो माइनर वाला प्रोडक्ट बना हुआ है ना, इसमें मेजर बनेगा इधर से बनेगा, ठीक है। ये आपका होता है, मतलब ये भी रिएक्शन सिमिलर टू फ्रीडरक्राफ्ट ही है ना। तो ऐसे आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में, कि बेंजीन की रिएक्शन एल्किल क्लोराइड और एसिल क्लोराइड के साथ तो फ्रीडरक्राफ्ट होती है, लेकिन बेंजीन की रिएक्शन अल्कोहल से होने लगे एसिडिक मीडियम में, वो भी सिमिलर टू फ्रीडरक्राफ्ट होती है। बेंजीन की रिएक्शन इपॉक्साइड से होने लगे एसिडिक मीडियम में, वो भी हाँ सिमिलर टू फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन होती है ना। तो उस आगे देखो,
तो क्लियर है, उसमें बस बेसिक मैकेनिज्म पे पकड़ बनाए रखी, कैसा भी स्ट्रक्चर बना के दे दे आप कर ले जाओगे, है ना, इपॉक्साइड कैसा भी आपको बना के दे दे। चले, देखो शायद मैकेनिज्म लिखी हुई थी देखो यहाँ पे ये मोर स्टेबल है ना, क्या बोलता है, ठीक है। अब इसमें आता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये जितनी भी रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े हैं, जितनी भी रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, उसमें एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप नहीं बैठा था, बेंजीन रिंग खाली थी, है ना। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप बैठा हो और फिर उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा। वहां पे पोजीशन की बात होने लगेगी। जब तक बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप नहीं बैठा है तब तो कहीं भी मर्जी अटैक करा दो, सारी पोजीशन सिमिलर है, ठीक है। लेकिन बेंजीन में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि उस वो जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूशन दे, है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ये चीजें देखनी होगी कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका नेचर कैसे पता लगाते हैं कि कब वो वैसे दो तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं, आर्थोपैरा होस्ट और मेटा होस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो दो तरह के होस्ट होते हैं, आर्थोपैरा होस्ट और मेटा होस्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहले इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे पहली कैटेगरी में उसने लिखा हुआ है NH2, है ना, 1 डिग्री अमीन, NH 2 डिग्री अमीन, O माइनस, OH माइनस, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ये जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हो, है ना, आप गौर कीजिए, जैसे बेंजीन से सोचिए कि NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बता सकते हो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो कर रहा होगा बेंजीन रिंग के साथ। M में प्लस M में प्लस N, और आपका कहना सही है, I में माइनस I, ठीक है। लेकिन सर आपने ऊपर जो सेकंड वाली मैकेनिज्म लिखी है उसमें थोड़ा अलग बना है। अरे वो मैकेनिज्म उसमें वो हमारा 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बना है, वो मैकेनिज्म गड़बड़ लिखी हुई है, वो मत देना, ठीक है। वो SN2 नहीं होता है, वो गलत लिखा हो उसमें, ठीक है। उसमें कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल होगा वहीं पे अटैक होगा, ठीक है। हाँ, तुम लोग कहाँ पहुंच गए थे। हाँ, ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, ये जब भी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेंगे तो ये M में कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस M। और प्लस M इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो सब आर्थोपैरा होस्ट होते हैं, है ना। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के, ये हम लोगों ने GOC2 में खूब किया हुआ है कि इस पे लोन पर कुदाव करते थे, एक बार आर्थो पे आता था नेगेटिव चार्ज और फिर आर्थो से चलना शुरू करता था तो पैरा पे आता था, और पैरा से फिर वो दूसरी वाली आर्थो पे पहुंचता था। तो इसमें जब हाइब्रिड बनेगा तो आर्थो पैरा पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करना पसंद करेगा जहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। तो वो बेटा आर्थो पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मेटा पे तो आया ही नहीं, या पैरा पे, है ना। इसका मतलब प्लस M, ऐसे आप याद कर लो, इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब आर्थो पैरा होस्ट होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है आर्थो पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और प्लस M इफेक्ट की वजह से वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और जब भी बेटा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो रिंग हमारी एक्टिवेट हो जाती है, रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। जब जब रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो बोलेंगे रिंग हमारी एक्टिवेट हो गई टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ऐसी रिंग को बोलते हैं एक्टिवेटेड रिंग, है ना। तो जब ये ग्रुप जोड़ते हैं ना रिंग में, बेंजीन रिंग में, तो इन ग्रुप को एक्टिवेटर्स भी बोला जाता है, बोलते हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटर है, ये क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटर है। फिर ये कुछ ग्रुप लिखे हैं जैसे OR, OCOR, NSCOR, ठीक है। ये जब रिंग के साथ जोड़ते हैं तो इनका प्लस M थोड़ा सा वीक होता है, ये भी प्लस M इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि देखो इनके की एटम पे लोन पेयर तो इनके भी पास भी है ना, इनके की एटम पे लोन पेयर है, लेकिन
ये इनका एम इफेक्ट थोड़ा वीक होता है। रीजन ये कि इसका निगेटिव चार्ज देख रहे हो, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ पहले से ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। और अगर इसी के साथ बेंजीन रिंग कनेक्ट हो गई तो इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगेगा। लेकिन क्या वो 100% दे पाएगा नो सर। कॉन्जुगेशन? नहीं, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सीईओ के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, है ना। बोलो भाई, उसका लोन पेयर पहले से ही कार्बोनिल ग्रुप से इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, और इधर आपने बेंजीन रिंग जोड़ दी, तो वो ऐसा नहीं कि रेजोनेंस नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसका रेजोनेंस डिस्पर्स हो जाएगा, पूरी तरह से रिंग के साथ वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना। एक गोविंदा की पिक्चर देखी हो आपने, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, है ना, नहीं देखी? अब देख लेना। तो यहाँ पे वही खेल है भाई, और उसका बड़ा बुरा हाल होता है बाद में जब पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे एम इफेक्ट वीक हो जाएगा, है ना, एम इफेक्ट कमजोर हो जाता है। तो ये होते तो बेटा ये भी ऑर्थोपैरा होस्ट है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली, इसमें देखो लिखा है वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटर, इसमें वेरी हटा दिया गया है ना, क्योंकि एम इफेक्ट थोड़ा वीक हो गया उसमें। फिर इसके बाद तीसरी कैटेगरी में आते हैं एल्किल ग्रुप, है ना। ये कैटेगरी देखते हैं, तीसरी एल्किल ग्रुप। एल्किल में बेटा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ऐसे कोई भी। और अगर कोई एल्किल ग्रुप बेंजीन से जुड़ता है ना, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने लगता है, एच इफेक्ट, है ना, याद है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में लेस इफेक्टिव होता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती जितनी मीजोमेरिक इफेक्ट से बढ़ती है। तो वो रिंग को एक्टिवेट तो करता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं करता है ना। तो जब भी कोई एल्किल ग्रुप आके जुड़ता है बेंजीन से, तो ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटर ही बोलते हैं हम लोग। और अच्छा, होते ये भी ऑर्थोपैरा होस्ट होते हैं। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जितने ग्रुप हैं वो सब भी ऑर्थोपैरा होस्ट होंगे, और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो होंगे वो भी ऑर्थोपैरा होस्ट होंगे, है ना। बोलो भाई। यस। फिर इसमें आता है हेलोजन। हेलोजन एक विचित्र कैटेगरी मानी जाती है यहाँ पे। हेलोजन में बोलते हैं हाँ कि इनका माइनस आई इफेक्ट प्लस एम पे डोमिनेट करता है। तो बेटा ये जब ये किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं, है ना, लेकिन माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहे होते हैं। अच्छा, पुलिंग नेचर इनका ज्यादा डोमिनेंट है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुल कर लेते हैं, जितनी की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उससे ज्यादा तो पुल कर लेते हैं। तो ये बेंजीन रिंग की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो इनको हम लोग डीएक्टिवेटर या इनको वीकली डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये होस्ट कैसे होंगे ऑर्थोपैरा की मेटा, है ना। तो देखो होस्ट वाला नेचर केवल दो इफेक्ट गवर्न करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कभी होस्ट वाला नेचर आता ही नहीं, ठीक है। तो आई इफेक्ट भले डोमिनेंट है, माना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर रहा है, लेकिन प्लस एम में तो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं ना। तो जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना होंगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थोपैरा पे ही ज्यादा होगी मेटा की कंपैरिजन में। तो होस्ट तो वो ऑर्थोपैरा ही होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को वेलकम करेंगे ऑर्थोपैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए, ठीक है। बट उनको थ्योरी में डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। सर, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें साइनाइड भी होगा ना? नहीं, साइनाइड तो उसमें आ जाएगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर सब मेटा में आए, है ना। हाँ, साइनाइड का एम में माइनस एम होता है, तो वो तो खतरनाक खींचू टाइप का ग्रुप होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम कर देगा। अब जैसे ये वाले ग्रुप देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड के चारों डेरिवेटिव, है ना। और एक ये भी केस होता है कि अगर एक कार्बन पे एक कोई हेलोजन जुड़ जाए, ठीक है, या दो हेलोजन जुड़ जाए, या तीनों एच हटा के तीन तीन हेलोजन जोड़ दो, CCl3 ये सब क्या करते हैं, ये सब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और ये जैसे ऊपर वाले जो देखो यहाँ वाले इतने, ये सब एम में माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं,
आई में माइनस आई है ना। नहीं, इनमें तो डोमिनेंट की बात है, दोनों खींच रहे हैं तो उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, वो तो एम ही ज्यादा खींच रहा हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ओवरऑल ये बहुत कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और ये वाले जो देख रहे हो ना, ये 3-4, ये एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और जब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, और फिर वो वाले होस्ट कैसे कहलाते हैं, मेटा होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो m में -m वाले मेटा होस्ट होते हैं, या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगने लगता है तो भी माइनस ये आपके मेटा होस्ट होते हैं। इनको हम लोग स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर बोल देते हैं। तो लास्ट में ये कुछ है आपके NO2 साइनाइड NH3+, NR3+, ठीक है। इनका -m भी बहुत ज्यादा होता है और इनका -i भी बहुत ज्यादा होगा। आपने याद किया होगा जैसे NH3+ NR3, ये -i की लिस्ट में सबसे शुरुआत में बैठे होते हैं। तो ये जब रिंग के साथ जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। इनको वेरी स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर बोलते हैं। होते तो ये सब मेटा होस्ट ही है, क्योंकि m में इनका -m इफेक्ट होता है, या हाइपर कॉन्जुगेशन में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको कैटेगराइज मैंने कराया है, ठीक है। तो हम लोग को ये पहचानना पड़ेगा, कोई भी ग्रुप आके अगर जुड़ता है रिंग में तो वो कौन सा होस्ट है, आपको पैरा होस्ट है, मेटा होस्ट है। उसका सबसे सही तरीका बस आप देख लीजिएगा, m में उसका इफेक्ट कौन सा है। अगर m में +m है तो बोल देना आर्थोपैरा, m में -m है तो मेटा, या m इफेक्ट सो ही नहीं कर रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन सो कर रहा, तो अगर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे एल्किल ग्रुप हो गया तो वो आर्थोपैरा, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के ये 2-3-4 एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जैसे CCl3, CF3, या एक कार्बन पे एक भी हैलोजन आ जाता है ना तो फिर उस पे रिवर्स कॉन्जुगेशन चलने लगता है, ठीक है ना। तो ये सब मेटा होस्ट है, ठीक। बोलो भाई। उसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जैसे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भेज रहा है और ये इधर आ रहा है, जिससे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर वो लपट झपट करते हुए पैरा पे आ गया, है ना। लेकिन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखो नीचे दिखाया हुआ, हाँ जैसे CCl3 को लगा दिया है, ये क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब उसकी वजह से इस पाई बॉन्ड को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन की तरफ भागना पड़ता है, जिससे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव लपक झपक करते हुए पैरा पे आया, फिर वो आर्थो पे आया, है ना। तो जब इसका आप हाइब्रिड बनाओगे तो उसके आर्थो पैरा पे हर जगह क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जीरो वाली है ना, न्यूट्रल वाली है ना, जहाँ पे पॉजिटिव नहीं, तो फिर वो पैरा पे अटैक, सॉरी मेटा पे अटैक करेगा। इसलिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी होता है तो वहां पे मेटा डायरेक्टिंग नेचर आ जाता है, ठीक है। वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना हाइपर, इसलिए उसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कंडीशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, बोलते हैं एटलीस्ट वन हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीलिक पोजीशन। बेंजीलिक पोजीशन से कम एक हैलोजन आके अगर जुड़ गया तो उसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगने लगता है। जैसे ये ग्रुप आपका माइनस, ये ग्रुप कोई पूछे मेटा होस्ट है कि आर्थोपैरा होस्ट है, तो बोले कि मेटा होस्ट है, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें 2 Cl आ गए तो और बढ़िया अच्छे तरीके से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 3 Cl आ गए और अच्छे तरीके से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये सब जितने लिखे हैं मैंने, ये सब आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और किस वजह से, ड्यू टू -H इफेक्ट। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को -H इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आना चाहिए। अब इसमें कुछ रूल हैं छोटे छोटे कि अगर एक ग्रुप बैठा है, लिखना है तो कर लो, नोट कर लो, फिर उस रूल अगली क्लास में लगा, ठीक है। आप टेबल तो बना ही लोगों की, टेबल बड़ी काम की। सर एक बार वो ABCD वाला क्वेश्चन भी दिखा दीजिएगा। ABCD कौन सी?
नेपथलीन की फॉर्मेशन की। अच्छा वो वाला ये वाला ना, हाँ कर लो नोट कर लो।